हेलो एवरीबॉडी, आई एम बुशरान सलीम। सो आज जैसे कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, तो इसी सिलसिले में हम डॉक्टर देवेंद्र त्रिवेदी सर, जो एचओडी हैं रामा यूनिवर्सिटी कानपुर के, और जानेंगे कि आर्थराइटिस आखिर क्या होता है। इसके बारे में रोशनी से अच्छे से जानेंगे, ताकि हमारी जो आम पब्लिक है उन लोगों को भी आर्थराइटिस के बारे में पता चले। सो थैंक यू बुशरान एंड हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि इंट्रोडक्शन मेरा बुशरान जी ने दे दिया है कि मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र त्रिवेदी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में विभागाध्यक्ष हूँ रामा यूनिवर्सिटी में। तो आज जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं कि आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन वर्ड है, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आर्थराइटिस क्या है। एक जो नॉर्मल पब्लिक है वो थोड़ी सी अभी इतना अवेयर नहीं है इस बारे में लेकर के कि आर्थराइटिस क्या है और मुझे उससे हमें क्या प्रिकॉशनरी करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस किस तरीके की होती है, कैसे हमें उसको असिस्ट करना है, जांचना है कि मुझे आर्थराइटिस है कि नहीं। ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आर्थराइटिस मतलब कि आर्थराइटिस अगर हम ऐसे बोलें सिंपल वर्ड में कि अगर पेशेंट को, किसी भी पर्सन को, मेल हो या फीमेल हो, एक एज के बाद, सर्टन एज के बाद, जैसे कि आफ्टर 35-40 के बाद जो जॉइंट्स में पेन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो मेजर जॉइंट है यानी बड़े बड़े, जैसे कि हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, इनमें अगर पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट को सूजन होती है, या चलने फिरने में समस्या आती है, या कुछ जॉइंट में कुछ साउंड से होते हैं, अगर ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो इट मे बी केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बट हम उस सिम्टम के बेसिस पे नहीं कह सकते हैं, उसके और भी करैक्टर हैं, और भी लक्षण हैं, और भी कुछ जांचें होती हैं, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम है। सर ने काफ़ी इजली वे में एक्सप्लेन किया है, पर मैं फिर भी चाहूँगा सर थोड़ा सा और डीप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आर्थराइटिस क्या होता है और कैसे पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और चलिए जानते हैं। ओके, बिल्कुल मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है, ताकि अवेयरनेस हो पेशेंट्स को भी कि क्या है। एक्चुअली में बेसिकली आर्थराइटिस एक सिंगल वर्ड तो है, लेकिन ये कई तरीके का होता है, कई प्रकार का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मैं सिर्फ दो तरीके बताऊंगा स्पेसिफिकली, जो आपके लिए थोड़ा इजी है। दो तरीके का होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, और दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो फर्स्ट टाइप है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के दो पार्ट्स हैं। एक तो वो होता है जो एक एज पे होता है, जैसे कि पेशेंट की एज बढ़ती है, एज के बाद जो बॉडी है, बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता है। जब वाटर कंटेंट कम होता है, बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी, उसकी डाइट धीरे धीरे कम होती चली जाती है, लेकिन उसकी एग्जर्शन, उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो जब वाटर कंटेंट कम होता है तो जो हमारा जॉइंट है, ठीक है, मेजर जॉइंट, जैसे कि हम बोले नी जॉइंट में बहुत कॉमन है। इंडियंस में नी जॉइंट बहुत कॉमन है, अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें उसमें हिप जॉइंट में बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो नी जॉइंट, हिप जॉइंट के साथ साथ में कभी कभी ये जो हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं उसमें भी कभी कभी होती है, कुछ केसेस में होता है, और स्पाइन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो स्पाइन में भी आर्थराइटिस की समस्या होती है, इसमें पेशेंट को गर्दन दर्द की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम इस तरीके से होती है। तो एक एज पे होता है, जैसे पानी बॉडी में कम होता है तो जो स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है, तो वो कार्टिलेज जो कि दोनों बोन के बीच में होता है, ठीक है, उसका जो धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है, ड्राई होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, तो फिर वो पेन कॉज करता है और पेशेंट को स्टिफनेस का कॉज करता है। तो एज फैक्टर की वजह से होता है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ। और सेकंड होता है किसी ट्रॉमा की वजह से, जैसे कोई चोट लग गई, किसी को पुरानी चोट है, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उसके वजह से डेवलप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये दो तरीके का होता है। सेकंड जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई एज फैक्टर नहीं है, ये अर्ली एज में होता है, मतलब कि ये जो अर्ली एज है इसका कोई ऐसा मतलब कि नहीं है कि एक एज पे ही होगा, अर्ली एज पे भी होता है। इसमें इसका जो मेन लक्षण है, अगर हम पहचानना चाहें, तो ये है कि जो पेशेंट को जो मॉर्निंग में जो उठता है पेशेंट, तो उसके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेजर जॉइंट इन्वॉल्व थे, बड़े जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थे, इसमें जो स्मॉल जॉइंट्स हैं फिंगर्स के, इसमें पेशेंट को समस्या होती है। पेशेंट सुबह उठता है तो क्या होता है कि उसके फिंगर्स में स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है, और जैसे जैसे वर्क करता है वैसे वैसे स्टिफनेस स्वेलिंग कम हो जाती है। अगर ऐसे करैक्टर हैं तो ज़रूर हमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है
जो वीक हो जाता है तब इस तरीके की रोमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो दोनों अलग तरीके से हैं, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होगा। तो सर ने काफ़ी डीप में और काफ़ी एक इजी वे में सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं चाहूँगा सर थोड़ी इस चीज़ पर रोशनी डालें कि हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे और कैसे इसके बचाव करेंगे, कैसे प्रिवेंशन इसका करेंगे, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। सो सर। ओके, जैसे आपने पूछा कि से कैसे हम असिस्ट करेंगे, कैसे हम पता चलेगा हमें आर्थराइटिस या कौन सी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। देखिए, इसके लिए हम सेल्फ असेसमेंट तो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, कोई फिजिशियन के पास या कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई क्लिनिक हो आपके पास, क्लिनिक के आसपास, तो वहाँ पे आप जाके किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए कोई आपका कुछ ऐसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है तो उसके लिए कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ आपको किस तरीके का आर्थराइटिस है। कुछ एक्सरेज कराते हैं, तो एक्सरे में पता चलता है कि हाँ जॉइंट का स्टेटस क्या है, जॉइंट में कितना डिफेक्ट हुआ है, कार्टिलेज में क्या डिफॉर्मिटी हुई है, कुछ कुछ उसमें आइडिया काफ़ी कुछ लग जाता है। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि इससे कैसे बच सकते हैं। अगर एक मतलब कैसे हमको बचना चाहिए इसके लिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% कभी होगी नहीं, क्योंकि कुछ एज फैक्टर है वो तो होती है, लेकिन हाँ हमें प्रॉब्लम उसके लिए थोड़ा कम हो सकती है। तो बचाव के कुछ नियम है, जैसे कि हमें सबसे पहले तो क्या है, हमें अपना बॉडी वेट जो है उसको नियंत्रित रखना है। हमारा बॉडी वेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जॉइंट पे ओवरलोड पड़ता है, मसल्स में वीकनेस आती है, मसल्स में इम्बैलेंस होता है, और धीरे धीरे जॉइंट वेट की वजह से जॉइंट में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, घिसने लगता है जॉइंट, कार्टिलेज। ठीक है, तो एक तो ओवर वेट नहीं होना चाहिए, हमें वेट कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है, हमारा डाइट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अनइवन डाइट नहीं होना चाहिए, कभी हमने कुछ खा लिया, कभी हमने कुछ खा लिया, हमने फास्ट फूड खा लिया। फास्ट फूड को आपको अवॉइड करना है और प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो लेनी है। ठीक है, थर्ड क्या है, हमें कुछ ना कुछ डेली एक्टिविटी, जैसे कि सीडेंट्री लाइफ को नहीं फॉलो करना है कि हमने खाया पिया हम बैठ गए और सो रहे हैं, एक ही चेयर में बैठे हैं बहुत देर तक वर्क कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप जानते हो कि मूवमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ का मूवमेंट नहीं होगा वो चीज़ धीरे 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 डिफेक्टेड हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, मतलब कि मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइजेस, डेली एक्टिविटीज़ में हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करनी है। कि हम सुबह उठे, हमने 10-5 मिनट कुछ मूवमेंट किया, हर जॉइंट का मूवमेंट किया, तो सर्कुलेशन हमारे हर जॉइंट का मेंटेन रहेगा। जितना सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा उतना हर जगह ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, जितना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा उतना हर ऑर्गन, हर जॉइंट हेल्दी रहेगा। इसके बाद जो और मेथड है, जैसे कि हमें मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, तो हमें 20 मिनट्स का वॉक ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं कहता मैं 5 घंटे 6 घंटे 3 घंटे करो, नहीं, आप 20 मिनट का फास्ट वॉकिंग करो, सफिशिएंट है सारे जॉइंट्स के लिए, सारे ऑर्गन के लिए। देन एक और है कि अगर हम जो भी डाइट ले रहे हैं, जैसे कि हमारे कैल्शियम होता है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो कैल्शियम डी और विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉइंट की हेल्थ के लिए। तो उसके लिए अगर हम बेटर है कि हम सनलाइट पे डिपेंड रहें। अगर हम सिर्फ 20 मिनट से 25 मिनट की लाइट सनलाइट लेते हैं, ठीक है, नून विंटर्स में, समर्स में 20 मिनट सफिशिएंट है, तो हम अच्छा खासा विटामिन डी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट को भी ले करके हम विटामिन डी की कमी को, कैल्शियम कमी को पूरा कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट से ले सकते हैं। और जैसे जैसे अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट करना चाहिए किसी फिजिकल थेरेपिस्ट से भी, डॉक्टर से भी, कि मुझे किस तरीके की डाइट आगे करनी है, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। अपने आप से एक्सरसाइज डिसाइड करना इज़ नॉट गुड फॉर पेशेंट। सो सर ने काफ़ी अच्छे से प्रिवेंशन बताया है। मुझे लगता है ये सबसे इजी वे है प्रिवेंशन का, बचने का। विटामिन डी, न्यूट्रिशन वगैरह आपको लेना है, सनलाइट लेनी है, बहुत इजी है। अब मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बता दें कि अगर किसी को हो गई है कंडीशन तो वो कैसे इस चीज़ को ट्रीटमेंट करेगा, कहाँ कैसे कंसर्न करेगा, सारी चीज़ें के बारे में। थैंक यू। जैसा कि पूछा गया ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, तो आप ये मान चलिए कि अगर प्रॉब्लम आपको हो गई है, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंसल्ट तो करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मेडिकेशन का भी रोल है, फिजियोथेरेपी का भी रोल है। मेडिकेशन कभी भी हमको बिना डॉक्टर की
सलाह से ही मेडिसिन लेनी है, ऐसा नहीं बिना उसकी सलाह के हमने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन परचेज़ कर ली। तो उस मेडिकेशन से अगर पेशेंट को बहुत एक्यूट पेन है, सीवियर पेन है, तो उसमें आराम मिलता है। तो पेशेंट का पेन भी कम हो सकता है, उसकी स्वेलिंग भी कम हो सकती है। और कुछ ऐसे मेडिसिन सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी जो प्रोसेस है आर्थराइटिस को भी स्लो करता है कुछ हद तक, ठीक है। बट क्या हम लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन में डिपेंडेंट रह सकते हैं? अगर रहते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ में हमें फिजियोथेरेपिस्ट का भी सलाह ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी हम उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, उस जो आगे चल कॉम्प्लिकेशन होने हैं उससे बच सकते हैं। अब बात हुई फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी भी देखिए दो तरीके की। एक तो ये होता है जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है बहुत पहले से, कि पेशेंट आता है फिर उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि डायथर्मी है, अल्ट्रासोनिक है, या कुछ ऐसी मॉडलिटी है जिनके थ्रू हम पेशेंट का पेन कम करते हैं, स्टिफनेस कम करते हैं। कुछ जनरल एक्सरसाइजेज हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिनके थ्रू मसल्स को बैलेंस करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो कि आज तक चला आ रहा है, उससे काफ़ी पेशेंट काफ़ी बेटर भी हुए हैं, बहुत फ़ायदा हुआ है। अब एडवांस भी बहुत है, हमने बहुत सारी रिसर्च हुई है फिजियोथेरेपी में लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, जिसमें कि हम एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को बेहतर नतीजे दे सकते हैं। जैसे कि उसमें आता है, एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ज़रूरी नहीं है किसी को नी पेन है तो वो आर्थराइटिस ही है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी थाई की मसल्स होती हैं उसमें कुछ बैंड बन जाते हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, जो कि मसल्स को स्टिफ कर देते हैं और पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सोचता है कि आर्थराइटिस हो गया। नहीं, तो अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें बहुत सी टेक्निक ऐसी जैसे कपिंग टेक्निक है, कपिंग थेरेपी है, ड्राई नीडलिंग थेरेपी है, मसल रिलीज टेक्निक है, मायोफेशियल सिंड्रोम के लिए ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक है, मसल एनर्जी टेक्निक है। इस तरीके से मैनिपुलेशंस हैं, ऑस्टियोपैथी है, मोबिलाइजेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे एडवांस टेक्निक ट्रीटमेंट्स हैं जिससे पेशेंट को बहुत से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। और बट उसके लिए पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के पहले आना चाहिए। अगर एक बार डिजेनरेशन हो गया तो उसमें उतने बेटर रिजल्ट नहीं आते हैं, बट क्योर होता है, बट इतना क्योर नहीं होता। इसलिए पेशेंट अगर एज पर पॉजिटिव पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम इन टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट को बहुत बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर टू एक्सप्लेन द वेरी इजी वे। सो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि आर्थराइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। सो जिन लोगों को ये कंडीशन है तो कंसल्ट करें अगर अभी तक नहीं किया है, और एक बार फिज़िकल थेरेपी से कंसल्ट ज़रूर करें, ज़रूर मिलें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला उससे। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच टू गिविंग। सो